मोहतरम नाजरीन, जब एक फूल खिलता है तो एक ही खूबसूरत होता है, चमक आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है। वही फूल जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसमें से सब कुछ आता है, मुरझा जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, ही खूबसूरत चीज खून से भरी हुई और एक इंतहाई गुड लुकिंग बच्चा, जो जब बुढ़ापे में आता है, जवानी ढलने लगती है, तब उसके चेहरा बदलने लगता है, सख्ती आने लगती है जवानी में, चेहरे पे सख्ती आने लगती है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर यही बोझ हम लगातार उठाते रहें तो कमर झुकने लगती, कमर झुकने लगती है तो कुछ प्रॉब्लम आए ना। जब आप 20 से 30 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो पहले तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, बाल कम होने लगते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पांचों हिस्सों में, ओल्ड एज में किसी ने बात की, क्या कह रहे हो, हाथ इधर आया, क्या कह रहे हो, अच्छा, दूसरे मजाक उड़ाएंगे बच्चे। वो सुनना भी चाहता है कि नहीं सुनना चाहता, ये तो सोच लो कि वो ऐसे ही कर रहा है या सुनना भी चाहता है आपकी आवाज। अच्छा, क्यों ये सब कुछ आखिर क्यों होता है? क्या हमारे बस में है कि हम पांचों हिस्से जिनसे हम देखते, सुनते, महसूस करते, स्मेल करते और सब कुछ करते हैं, पांचों हिस्सों की मदद से, जो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी फंक्शनिंग के लिए, क्या उसमें कमजोरी आने देनी चाहिए? क्या उसमें कमजोरी आने चाहिए? या हमारे बस में है कि हम ता जिंदगी, यानी जब तक हमारी इस दुनिया में वजूद है, हम पांचों हिस्सों को स्ट्रांग रखें और उनकी मदद से हम जिंदगी को एंजॉय कर सकें, जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर कर सकें। क्या हमें उस डेडलाइन की तरफ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुतय्यन की है, हमें रेंगते हुए बढ़ना है, या उसकी तरफ हम छाती उठा के, बुलंद करके, कंधे चौड़े करके भी बढ़ सकते हैं? क्या हमारे बस में है ये चीज? सिर्फ मेरी बात पे गौर कीजिए। पहली बात तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है या 20 से 30 साल की उम्र तक भी पहुंचता है, तो उस वक्त तक सारे सेल्स, अपने पूरे का पूरा बॉडी सेल्स जो है, इनकी रिप्लेसमेंट होती है। लेट्स से इवन स्किन सेल्स की 19 डेज टोटल फंक्शनिंग है। ब्लड सेल्स की टोटल, वो आपको कहते हैं कि आप 40 साल तक की उम्र तक डोनेट कर सकते हैं, इसके बाद नहीं डोनेट कर सकते ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्लड की लाइफ टोटल 120 दिन की रेड ब्लड सेल्स की और 30 आवर्स की वाइट सेल्स की है। स्किन सेल्स की मैंने बताया 19 डेज, 21 डेज जो हमारी किडनी सेल्स की है। और अगर सो ऑन, अगर जिंदगी कोई चीज है तो वो है नर्व सेल्स। आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ने के साथ साथ थोड़ा उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, अंदर सोजिश एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से, ये कई वजूहत की बिना पे आने लगती है, और ब्लड का दौरानिया उतना नहीं रहता। और इसी तरह सेल्स एक में, जैसे मैंने बताया 120 दिन की लेट से रेड ब्लड सेल्स की लाइफ है, तो वो डैमेज तो उसी तरह होते हैं, उनकी रोजाना परसेंटेज में डेथ होती रहती है। लेकिन रिप्लेसमेंट जब हम 30 क्रॉस करते हैं तो उनका बनने का अमल स्लो हो जाता, यानी कम बनने लगते हैं। स्किन सेल्स भी, हमारी जल्द मोटी होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, सैग करने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं जब हम एजिंग प्रोसेस में आते हैं, तो ताजगी नहीं रहती। मैं तो ताजगी की बात करता हूँ कि हम इस हालत में जाना चाहते हैं जो हम एवरेज है लाइफ, लेकिन क्या इस साइंस ने ये चीजें हमें बता नहीं दी कि हम कुछ चीजों को पूरा रखेंगे तो फिर वो ठीक रहेगा मामला? मिसाल के तौर पे लेट्स से, अगर सेल्स बनने की रफ्तार कुछ कम होगी, परसेंटेज कम होगी एजिंग प्रोसेस में आगे, तो क्या हम अपना चेकअप करा सकते हैं और उनको पूरा रख सकते हैं? बोनी स्ट्रक्चर जो हड्डियों पे सारा का सारा दारोमदार, सारी हड्डियां हैं, और उनको क्या हम जब वीकनेस आएगी, लेट्स से, क्यों वीकनेस आएगी? क्योंकि हड्डियां रोजाना खुराक से कुछ आप देते हैं उनको, तो तब वो स्ट्रांग रहती हैं, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और आजकल मैं अपने एक पेशेंट की बात बताता हूँ कि वो मुझे कहने लगा कि ये जो एजिंग प्रोसेस में आके ये प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने लिखा है हुआ है कि डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई हैं, ये कैसे दूर हो सकता है? और वो डॉक्टर था। तो मैंने गुजारिश की कि आजकल एजिंग प्रोसेस तो 12-12 साल के बच्चों में भी आना शुरू हो गया है। क्यों? इसलिए कि हमने वो लाइफस्टाइल जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया था, यानी नेचुरल जिंदगी, लेट्स से, हम क्या करते हैं, जो साइंस ने हमें कंफर्ट दिया कि हम धूप में तो और फील्ड गेम्स की तरफ तो जाना ही पसंद नहीं करते, बहुत कम परसेंटेज है जो फील्ड गेम्स की तरफ जाती है। सारा दिन क्यों होता है, घर से गाड़ी में बैठे ऑफिस चले गए या स्कूल चले गए या कॉलेज चले गए, और उधर से निकले तो वापस आके मोबाइल और कंप्यूटर पकड़ लिया और फिर बैठ गए, गर्दन झुका के, कभी कमर झुका के, और बैठ गए। क्या अब नेचुरल जिंदगी, आप जरा इमेजिन कीजिए, आपके घर में घास हो या फसल हो,
उस पे धूप नहीं पड़ेगी, शेड दे दें, कपड़ा फेंक दें, कुछ कर दें, तो इवन आप खाद पानी भी देते रहेंगे तो वो घास या फसल सब्ज नहीं रहेगी। इसी तरह हमारी बॉडी कुछ चीजें, जैसे मैंने बोन स्ट्रक्चर की बात की, लेट्स टेक द मेजर परसेंटेज जिसकी है कैल्शियम की एग्जांपल, वो डिपेंडेंट है ऑन विटामिन डी, जो सबसे ज्यादा सूरज की छांव में आती है, थोड़ी बहुत मछली अंडे वगैरह खजूर और इन चीजों में भी हो। तो अगर वो नहीं मिलेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, तो ये आपकी हड्डियों का जुज नहीं बन सकेगी कैल्शियम। आप जितना मर्जी दूध पीते रहे, वो नुकसान जरूर पहुंचाएगी बॉडी को, लाइक पथरियां बनने लगेंगी, को आर्टरीज जो आपकी कैल्शियमाइजेशन होने लगेगी। बोन्स में अब्जॉर्प्शन के लिए उसको रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन डिपेंडेंट है विद विटामिन डी। ये नेचुरल अंदाज जब छोड़ देंगे, जब उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे जो अल्लाह ताला ने नेचर हमारे लिए मुतय्यन की है, एक फितरती अमल है ना, जब कुछ चीजों की कमी होती तो फिर कमजोरी आने लगती, जब ढांचा कमजोर होगा तो प्रॉब्लम भी है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये पांचों हिस्से जनरेट होती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से इन ए वे कि आप अगर चार्ट की तरफ देखें तो इवन टू योर आई C1 C2 एरिया अफेक्ट करता है। जो आपके लंग्स हैं इवन वो थोरेसिक के वर्टेब्रा से जाते हैं। आपकी गर्दन, कंधे, बाजू, 6th वर्टेब्रा ऑफ द सर्वाइकल, ये जैसे चार्ट पे आप एरो की मदद से देख रहे हैं, उस जगह से मुतासर हो जाते हैं। जब बोन्स कमजोर होगी, और स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो ए बोन, वो हर 24 वर्टेब्रास जो हैं बिसाइड फिक्स वर्टेब्रास, उनके हर दो के दरमियान में डिस्कें हैं लचक के लिए, शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे। जब बोन्स कमजोर होती हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी कमजोर, डीजेनरेटिव चेंजेस का शिकार होने लगती है, जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं। जब डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं तो उस सूरत में अगर पोस्टर टेढ़ा करके बैठेंगे, बच्चे हों या बूढ़े हों, तो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस तो आएंगी। पर एज रिलेटेड तो था, लेकिन अब के एज रिलेटेड नहीं रहा। वो इसलिए कि आप फॉलो नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन हमारे लिए रूल्स किए हैं। इसी तरह अगर लोअर बैक से ये नंबर है, नेवल से नीचे जितना है निज़ाम, दिमाग इसकी मदद से नंबर्स के 5 वर्टेब्रास की मदद से कंट्रोल कर। तो जब बोन्स में मैं कह रहा था वीकनेस पैदा होती है, तो नर्व्स के खिंचाव से फिर ये डिस्कें जो 23 हैं बिटवीन मूवेबल वर्टेब्रास, लचक के लिए अल्लाह ताला ने जो शॉक अब्जॉर्बर के तौर पे हमें दी हुई है, इनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है, सबलक्सेशन आने लगती है, डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। और फिर अगर किसी ने MRI कराई हो तो उसमें लिखा होगा इम्पिंजमेंट ऑफ नर्व, यानी नर्व कंप्रेशन में चली गई और प्रॉब्लम आना शुरू होगा। कभी कमर दर्द है, कभी टांगों में दर्द आ रहा है, और जब ये दर्दें आने लगती हैं तो फिर कमर भी झुकने लगती है और टांगों में स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगी, आप रोजमर्रा के काम ही इवन कर सके, व्हाट टू टॉक ऑफ एक्सरसाइज। जब ये सारा प्रॉब्लम आएगा तो अगर आप, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने सेहतमंद अंदाज में पांचों हिस्सों के पूरे काम करते हुए, अच्छी सुनाई, अच्छी देखना, अच्छी बाजुओं की स्ट्रेंथ और अच्छी आपने अपनी कमर के साथ रखना है, क्योंकि एज में आके कुछ चीजें कम होने लगती हैं। लेट से आपके हाथों की ग्रिप क्यों कम होने लगती है, आपके फेफड़े क्यों कम काम करने लगती हैं, ऑक्सीजन कम क्यों लेने लगती हैं, डायाफ्राम क्यों मुतासर होने लगती है, घुटने क्यों खराब होने लगती है, स्पेसिंग क्यों बढ़ने लगती है। ये सारा काम नर्वस सिस्टम के मेन हिस्से आफ्टर द ब्रेन, आफ्टर जो दिमाग है हमारा, वो कंट्रोल किन की मदद से करता है, न्यूरॉन्स जो मूव करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में, उनकी मदद से। जब इनमें वीकनेस आने लगती है तो फिर ये सारी चीजें मुतासर होती हैं, और अगर हमें उन्हें ठीक रखना है तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि एक तो पीरियडिकली अपना ब्लड चेक करा लिया करें, जस्ट आफ्टर 4 months, लेट से ब्लड सेल, इसकी लाइफ जो कि मैंने बताया रेड ब्लड सेल एक्सेट्रा की 4 महीने मैक्सिमम। और इसी तरह कायरोप्रैक्टर से हर महीने एडजस्टमेंट की दुनिया में प्रिवेंटिव कोर के तौर पे हर जगह जाया जाता है, यूरोप अमेरिका बराबर है, अब एशिया में भी, जापान और मलेशिया में यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, सो ऑन चाइना, ये यूनिवर्सिटीज जो बढ़ा रही हैं और पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट हो रहा है, और प्रिवेंटिव केयर के तौर पे जाया जाता है कायरोप्रैक्टर के पास। और जब डिस्कें बल्ज हो जाती हैं तो उसको इग्नोर ना करें। आपकी MRI अगर नहीं भी हुई और किसी जगह दर्द आ गई है तो आप डॉक्टर के पास फिर और जाएं, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर वक्त गुजरने के बाद जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ चुका होगा, फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर फिल फौर चले जाएंगे तो उसका मदावा भी फौरन हो जाए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि उस गाड़ी की तरह जिसको आप हर महीने या एक पीरियोडिक माइलेज के बाद ट्यूनिंग के लिए ले जाते हैं, उसी की तरह अपने आप को, आपकी गाड़ी भी जिंदगी की भाग रही है, सारा दिन काम काज करती है, इसको भी कायरोप्रैक्टर केयर में ले जाइए। और प्रिवेंशन के तौर पे
کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ کرایا کیجیے، اور اگر نہیں تو جب پرابلم آ جائے تو کائروپریکٹر کے پاس آئیے. ان دردوں کا ہم بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کا علاج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صحت مند رکھے. اس مختصر پروگرام کے بعد جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.